नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। मैं हूं सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज़। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है और ये शख्स वह शख्सियत है जिसने शिक्षा जगत में अपने आप को ऐसे स्थापित किया, जिसने अपने आप को जिस रास्ते पर चलना उसने सोचा, वहाँ पर चलते चलते उसने मंजिल तक अपने आप को पहुँचा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मंजिल पर पहुँचने के रास्ते को जो तय किया गया, उस बीच में किस प्रकार का संघर्ष रहा, वो भी जनता जानना चाहती है और हम सब जानना चाहते हैं। और आप सब जानेंगे तो आपके अंदर भी एक हौसला उपजेगा कि कहीं ना कहीं अगर लल्लन तिवारी सा शख्स जो एक जोड़ी कपड़े के साथ में इस मुंबई के अंदर आया था, लेकिन आज उसने कई सारे विद्यालय और इस विद्यालयों के साथ में एक सुगम शिक्षा का जो साम्राज्य स्थापित किया, वो देखने वाली बात है। और ये कैसे स्थापित किया, ये सारी चीज़ों पर हम जाएंगे इस सीधी बात के कार्यक्रम में। हम ये भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार का संघर्ष रहा और कैसे अब तक का सफ़र तय किया। हम ये भी जानेंगे कि आगे का लक्ष्य क्या है। बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले इनके जीवन का एक छोटा सा क्लिप देखिए। इस क्लिप में आप जान जाएंगे कि लल्लन तिवारी आखिर है शख्स क्या। इस छोटे से 1 मिनट के क्लिप में आपको इनका इतिहास मालूम पड़ जाएगा और यही मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का सफ़र आखिर किस प्रकार से तय किया। बस थोड़ी देर में सीधी बात के कार्यक्रम में इस क्लिप के बाद मिलते हैं। राहुल ग्रुप एक ऐसा शिक्षा का साम्राज्य जहां पर एक ही छत के नीचे महाराष्ट्र के 75,000 विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। और ये कोई आकस्मिक बात नहीं है, इसके पीछे एक संघर्ष है, इसके पीछे एक त्याग है, इसके पीछे मनोभावना और मनोदृढ़ता है। और ये दृढ़ता और ये लक्ष्य, ये प्रतिबद्धता और ये परिपक्वता, ये गंभीरता एक शख्सियत के अंदर थी। उसका नाम है लल्लन तिवारी। 1992 का समय था जब पहली समय पर पहला विद्यालय डाला गया था। उस विद्यालय का नाम भी अंग्रेजी के नाम से ही डाल दिया गया था। आप जरा विचार करिए, कांदा और बटाटा बेचने वाला व्यक्ति आज 40 से अधिक विद्यालयों का चेयरपर्सन है। लेकिन ये कोई, मैंने कहा ना, संघर्ष था, इसके पीछे त्याग था। लल्लन तिवारी ने एक सपना देखा था कि मैं शिक्षा जगत में खुद को ऐसे स्थापित कर दूं कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे शिक्षा देने वाला व्यक्तित्व के रूप में याद करें। उन्हें याद करते हुए सुशिक्षा लोगों को मिले, सुगम शिक्षा लोगों को मिले। उन्हें याद करते हुए एक एक बच्चा और खासकर युवा देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। और इस लक्ष्य के साथ में लल्लन तिवारी ने अपने आप को शिक्षा के साम्राज्य स्थापित करने में तन, मन और धन से लगा दिया। हालांकि समाज सेवी भी हैं लल्लन तिवारी। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी एक समय बहुत ऊंचे पायदान पर चल रहा था और आज भी कायम है। लेकिन शिक्षा की तरफ जाने के पीछे का ध्येय और लक्ष्य सिर्फ एकमात्र था कि शिक्षा ऐसी लोगों को दी जाए जिसमें शिक्षित तो हों, साथ साथ भारतीय संस्कृति भी झलके और वर्तमान आधुनिकता से दूर न रहे विद्यार्थी। ऐसा विद्यालय ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि राहुल ग्रुप स्थापित हो चुका है। संघर्ष, त्याग और परिश्रम का प्रतिफल नजर आया राहुल ग्रुप में। एजुकेशन का एक ऐसा सेंटर जहां पर हार्डवर्क भी है, जहां पर डिसिप्लिन भी है और सिविलाइजेशन भी है। आइए हम मुलाकात करते हैं राहुल ग्रुप के चेयरपर्सन, संस्थापक, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस शिक्षा जगत के साम्राज्य को स्थापित करने में अपना बहुमूल्य जीवन के असीम आयु को अर्पित कर दिया। अभी भी और भी विद्यालय स्थापित करने वाले हैं और सारे उनके लक्ष्य और सारी जीवन की गाथा के विषय पर सीधी बात के इस कार्यक्रम में उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं अब तक के सफर के बारे में। आइए मुलाकात करते हैं लल्लन तिवारी से। नमस्कार, हाजिर हम सीधी बात के कार्यक्रम में। अभी थोड़ी देर पहले आपने 1 मिनट के इस क्लिप में आपने देखकर ये समझ गए होंगे कि आखिर लल्लन तिवारी का व्यक्तित्व और इतिहास कैसा रहा। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं उनके इस जीवन शैली के बारे में, शिक्षा जगत में अब तक समर्पण, अर्पण, संघर्ष के बारे में और जानते हैं कि आगे का लक्ष्य क्या है। नमस्कार आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात के कार्यक्रम में। सर, होता क्या है, पहला सवाल मेरा आपसे, होता क्या शिक्षा जगत में जितने भी लोग उतरते हैं उनके मनोदशा में शिक्षा को लेकर व्यवसाय भी होता है। आप जब
उत्तर प्रदेश से यहाँ तक जब आए तो यहाँ पर क्या देखा और क्या सोचा कि शिक्षा जगत में, क्योंकि यहाँ तक के सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इतने सारे और भी रास्ते थे, शिक्षा जगत में आपने चलना क्यों सोचा? पहले तो आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी क्लास नहीं चलाते थे क्योंकि हमारा क्वालिफिकेशन नहीं था। अच्छा, हम तो धंधा छोटा मोटा कांदा बटाटा आलू प्याज बेचते थे। ये किस सन की बात है? वही बम्बे आने के बाद। अच्छा, शुरुआत हमारी फुटपाथ से हुई। मेहनत मैंने किया, ईमानदारी से किया। कभी मैंने मेहनत को गलत नहीं समझा कि मैं एक ही हमारा दिल में तमन्ना थी कि मेहनत ईमानदारी दोनों ही मुझे आगे ले जा सकती है, और मैंने दोनों का पालन किया। जब अपने व्यवसाय में हम सफल हुए, फिर समाज सेवा करने लगे। समाज सेवा करते करते ये विचार में आया क्यों न ऐसा कुछ काम करूं कि जिसमें लोगों को रोजगार दूं और ज्ञान दूं, दोनों चीज़ दूं। तो मुझे शिक्षा का क्षेत्र समझ में आया कि सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया ये क्षेत्र है जिसमें मान भी है, सम्मान भी है, और आपकी दौलत का भी यहाँ समाधान भी है कि मतलब अच्छी जगह यूज हो रहा है। जो मैंने कमाया था मैं एजुकेशन में डाला, आज भी जो कमाता हूँ एजुकेशन में ही डालता हूँ। अब आज मेरा एक शौक़ बन गया कि मैं कौन सा कोर्स, कौन से स्कूल खोलूँ, और हर साल खोलूँ 2-4 स्कूल। पहले एक खोलता था, अभी हर साल 200-400 खोलने की तमन्ना रखता हूँ, जज्बा रखता हूँ, और भगवान उसमें सफलता भी दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर यही, जब आपने कहा कि जब आप मुंबई आए तो कांदा बटाटा शुरू किया था उस समय, तो और आपके पास क्वालिफिकेशन भी कम थी, आखिर उस समय ये दिमाग में था कि मैं इतना कुछ कर लूँगा या कुछ भी, और उसमें जो संघर्ष देखा जरा उसके बारे में बताइए कि नहीं ये संघर्ष था और बड़ा कठिनाई थी? जब हम कांदा बटाटा के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन में आए और सोशल लाइन में भी थे, लोग जानते थे मुझे, तो हमारे पास आके बोलते थे कि पहले क्रिश्चियन लोग के इंग्लिश स्कूल हुआ करते थे कि हमारा एडमिशन करा दो। वहाँ हम लोग की सुनवाई नहीं होती थी। एक दिन मुझे बहुत अपमान महसूस हुआ, गिल्टी महसूस हुआ कि अगर आज हम लोग के पास भी होता ऐसी संस्थाएं, तो आज हमको एक अपमान नहीं देखना पड़ता कि एडमिशन किसी का मैं नहीं करा पा रहा हूँ। उसी दिन हमारे मन में जज्बा पैदा हुआ कि क्यों न मैं अपना स्कूल खोलूँ, और जो आएंगे हमारे पास एडमिशन के लिए बोलूँगा हमारे स्कूल में चाहिए तो ले लो। अच्छा, एक यहाँ पर आपने कहा कि जो आपके पास आएगा आप उसे अपने विद्यालय का एक ऑप्शन देंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आपके विद्यालय में अन्य विद्यालयों की तुलना में अलग शिक्षा है, इसको स्वीकार कैसे करें? इसमें कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से आपका विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग है? इसमें बाद में जाएंगे, हम शुरुआती बात बता रहे हैं। जब शुरुआत में खोले तो मैंने गेस किया कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हमारे उत्तर भारतीयों के हैं कोई बराबर नहीं चल रहे थे। उसका रीज़न था भाई जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, फलाने मेमोरियल विद्यालय या ये सब विद्यालय। तो मेरे मन में आया कि यार लोग इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्यों न इंग्लिश ही नाम रखा जाए। तो मैंने अपने स्कूल का नाम रखा मदर मेरी इंग्लिश हाई स्कूल। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इस टाइप का नाम रखने वाला महाराष्ट्र में हूँ। आज देखेंगे तो हर स्कूल का नाम इसी टाइप का है, लोग हमारी देख कर नकल किए हैं, लेकिन पहला व्यक्ति मैं हूँ जो इस तरह का नाम रख करके मैंने स्कूल आरंभ किया। उस समय लोग बोले कि एक यूपी वाला स्कूल क्या चला पाएगा, भैया लोग जो स्कूल चलाते हैं ये भी वही हैं, स्कूल चला नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे मन में उसी दिन मैंने एक प्रण लिया था कि मैं इसको व्यवसाय नहीं बनाऊंगा। मैं दूसरे की मदद करता हूँ, उसमें डोनेशन देता हूँ, मैं अपने स्कूल को मतलब जो कुछ कम ज़्यादा होगा मैं अपनी तरफ से दूंगा। मैंने अपनी जगह दी और विद्यालय चालू कर दिया। विद्यालय चालू करने के बाद 20-25 हज़ार महीना लॉस आने लगा उसी समय। तो लोग मुझे घर वाले मतलब जब नुकसान होता तो वहाँ सभी लोग बोलने वाले हो जाते हैं, ये कौन सा काम तुम चालू किए, ज़मीन भी दे दिए और नुकसान भी हो रहा है। पर देखिए कोई बिजनेस नहीं है, इसको धर्मादा काम है और हम धर्मादा का काम कर रहे हैं, दूसरे को डोनेशन देते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। तो इस प्रकार मैं अपने विद्यालय की मदद कर रहा हूँ। ये मेरा मतलब विश्वास है कि एक दिन हम इस लाइन में सक्सेस होंगे और इसको बिजनेस कभी नहीं बनाएंगे। आज भी इतने ऊपर आने के बाद भी मैंने इसको बिजनेस के रूप में नहीं देखता हूँ। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है ना कि आपने अपने विद्यालय में व्यापारिक व्यवस्था नहीं लागू होने दी, लेकिन
संस्कृति, सभ्यता और भारतीय जो चीज़ें हैं उनको उजागर रखने में, उनको बनाए रखने में, और खासकर उत्तर भारतीय संस्कृति को और उत्तर भारतीयों की इज्जत रखने में, उनका मान सम्मान रखने में, ये सब कैसे कायम रहा? क्या क्या पॉइंट है उसके? जब आपको मान सम्मान चाहिए तो समाज से जुड़ना पड़ेगा। समाज है तो आप भी हो, तभी आपका मान सम्मान है। मैंने समाज को कभी छोड़ा नहीं जी। और समाज को लिया। समाज ने जो हमसे चाहा, जो हमारे पास था और जो मैं उनकी मदद कर सकता था, सभी का उस समय से मदद करते आ रहा हूँ। और उसी का परिणाम है लोगों की दुआएं हैं, लोगों की शुभकामनाएँ हैं, लोगों का आशीर्वाद है, जो मुझे लगा। नहीं तो मैं सपना भी नहीं देखा था कि मैं इस हमारी संस्था इस मुकाम पर पहुँचेगी जहाँ लोग आश्चर्य व्यक्त करेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन मैं एक ही बात है, हमारे शुभचिंतक, हमारे चाहने वाले, हमारे पेरेंट्स ने मुझे इस मुकाम, हमारे पितरों पूर्वजों की आशीर्वाद मुझे इस मुकाम पर ले आया है। मैं तो एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ। आपने देखा नहीं, मुझे 25 साल पहले भी जैसा था, जो कुर्ता पैजामा पहनता था आज भी वही है। हमारा आपको ताजुब लगेगा कि मेरा 1 रुपये दिन का खर्चा पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये है कि आपने अपने विद्यालय में अन्य विद्यालयों से अलग क्या रखा है? हम माने कि ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, इस तरह से क्या है? मैंने इंग्लिश के साथ साथ अपने विद्यालय में अपने संस्कृत संस्कार को जोड़े रखा। आज भी हमारे स्कूल में कभी सुबह जाइए आप, प्रेयर होगा, राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्र के बाद गायत्री मंत्र होगा, जो हमारे वेद पुराण के कुछ मंत्र हैं वो भी होगा। मैंने सिर्फ शिक्षा नहीं दिया, अपनी संस्कृत को बरकरार भी रखा अपने स्कूल में। जो हमारी संस्कृत है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृत है, मैंने उसको जोड़ के रखा। हमारे टीचर साउथ इंडियन है, क्रिश्चियन है, लेकिन मैंने उसको हावी नहीं होने दिया। मैंने अपनी संस्कृत को अपने सब स्कूलों में हावी रखा है। हाँ, उसी का परिणाम है कि आज हमारे 75,000 बच्चे हमसे जुड़े हैं, 75,000 परिवार हमारे से जुड़ा है। थाना जिला में, एक जिला में, वर्ल्ड में इतने बच्चे किसी के पास नहीं जितना आपके पास है। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर कि हम ये जो आप शिक्षा जगत में अर्पण और समर्पण के बाद में आप समाज सेवा भी करते हैं, और जिस तरह समाज में आपका एक स्थान है समाज सेवी के रूप में, चाहे वो किसी भी नगर सेवक के साथ हमने समय समय पर देखा है, राजनीतिक व्यक्तियों के साथ देखा है, आपको मैंने शादियों में, अन्य तमाम जगहों पे अर्पण समर्पण करते हुए देखा है। सवाल ये है कि ये कैसे, और ये अब तक कितने ऐसे काम हैं जिसको आपके माध्यम से, आपकी संस्था के माध्यम से हो चुके हैं? हम जो काम करते हैं, जो किसी की मदद करते हैं, या किसी की शादी कराते हैं, किसी बच्चे की फीस माफ़ करते हैं, या किसी को मेडिकल की मदद करते हैं, उसको हम पब्लिसिटी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उनका मान सम्मान और हमारा भी मान सम्मान। अगर हम वो बड़बोला करने लगे कि मैंने उसको ये दिया, उसको ये दिया, मदद किया, तो हमारा सम्मान खुद को गिरता है। नहीं सूझ गई, मतलब हम सामाजिक बच्चा थे तब से समाज सेवा कर रहे हैं, तब से गांव में थे, तब से हमारे मतलब कि लोगों की मदद करना। हमारे दोस्त हैं जो छोटे छोटे थे, उनकी मदद कर देना जो कुछ हमारे पास था, और शुरू से था कि लोगों की मदद करना, लोगों की काम करना, और शुरू से भगवान ने हमारे गार्ड गिफ्ट दिया है। अच्छा, इसमें क्या हम सोचे कभी राजनीतिक सोच या राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है आपके मन में? नहीं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं आई। मुझे ऑफर भी आए, अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए ऑफर आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्षणिक पोस्ट है मेरे लिए, वो क्षणिक पोस्ट है। ये जो हमारा पोस्ट आप देख रहे हैं, ये आप रहो मत रहो, आप यहाँ हो ज़मीन पर या नहीं हो, तो आपका मान सम्मान हमेशा रहने वाला, जो चीज़ में मैं इस समय काम कर रहा हूँ। और जैसे जैसे बढ़ते गए, ऐसे ऐसे और हमारी महत्वाकांक्षा जो छोटी रही भी होगी राजनीति, वो ख़त्म होते गई कि इसमें मान सम्मान ज़्यादा है, दौलत से ज़्यादा। दौलत कितना भी हो, जो इसमें मान सम्मान है वो कहीं नहीं है। अच्छा, हम क्या सोचे, जैसे आपने अपने बताया 2-3 बातें कि हम समाज सेवा करते हैं तो हम बताना नहीं चाहते। आपने कहा शिक्षा जगत में भारतीय संस्कृति के साथ में लगन के साथ काम हो और वो ठीक से चले। आपकी सोच के हिसाब से क्या वर्तमान भारत में, चाहे वो मैं महाराष्ट्र ही ले लूँ, चलो भारत नहीं, तो जो वातावरण है, जिस तरह से बताना, लोगों को सोशल मीडिया में बताना कि आज मैंने कम्बल बांटा, आज मैंने ये किया वो किया, और उसका राजनीतिक एक उपयोग करना, आपके हिसाब से ये क्या सही है और कितना आप इसको ठीक मानते हैं? जो यहाँ की राजनीति है, जैसे शिवसेना की हो गई, मनसे की हो गई,
कि भाई आप मराठी मानुष को पहला प्रेफरेंस दो, तो वो तो आज कहे। मैं सोचा कि जिस ज़मीन पर हूँ, जिस ज़मीन ने मुझे दिया, पहले उस ज़मीन के लिए करो। मतलब मेरा पहले से ही एक जज्बा था कि पहला दिया घर में जलाओ, बाद में बाहर जलाओ। तो जो ज़मीन ने हमें दिया, जो ज़मीन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, पहला उसके लिए मेरा बनता है कर्तव्य, उसके लिए काम करना। जब मनसे राज ठाकरे जी का आंदोलन खूब तेज हुआ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ हुआ, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने 600 मराठियों की लिस्ट तैयार कर रखा था जो हमारे पास काम करते हैं। आएंगे तो मैं दिखाऊंगा कि देखिए भाई, मैं उत्तर भारतीय हमारे पास कम है, मैंने पहले मराठियों को प्रायोरिटी दी है और 600 मराठी मेरे पास काम करते हैं। मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा। लोग बोलते हैं सब इतना यहाँ क्यों कर रहे हो, कभी राज ठाकरे कभी उद्धव ठाकरे कोई कर रहे हैं, मेरा करने दो। लेकिन मैं उनके जो विचार हैं, उनके विचार से सहमत हूँ। जब उन्होंने आंदोलन किया तो भी मैं उनसे सहमत था कि भाई बहुत बढ़िया करे, क्या काम खराब है कि आप पहले माँ बाप को देखो, पहले घर देखो, फिर बाहर दिया जलाओ। तो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कमाते हैं, यहाँ नाम कमाते हैं, दिया बाहर जलाते हैं। तो मेरा उद्देश्य था कि जहाँ उत्तर भारतीयों को मारना, पीटना, खदेड़ना, ये कहाँ से किया? उसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन जितना बढ़ा चढ़ा के किया गया, हमारे मीडिया, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मीडिया है, इन्होंने उसको बहुत उछाला है। अगर एक भाजी वाले को मारा गया तो उसको इतना तूल दिया, बाकी लोगों में दहशत पैदा किए। एक्चुअली मेरे ख्याल से ऐसा था नहीं। मैं मराठियों के बीच में रहा हूँ, मराठियों के बीच में रह के उनके बैंक का चेयरमैन बना हूँ, मैं नज़दीक से जानता हूँ। और जिसके ऊपर विश्वास कर लिए, मैं किराना दुकान करता था, मैं छोटी बात बता रहा हूँ। मराठी लोग आते थे, ए भैया 2 किलो गुड़ है, सामान कितने पैसे डाले, वो पेमेंट करते तो पूछते नहीं थे, उनको इतना विश्वास होता था। तो वो विश्वास में हम कमी क्यों करें, उनके विश्वास क्यों मतलब धोखा दे। आज ये मराठी आदमी आते हैं, मैं आपको बताने में मतलब खुशी हो रही, हमारा पाँव उठा के यहाँ मेरा पाँव पकड़ते हैं, मंदिर पर बैठता हूँ, ऐसा सोचते हैं। तो हमारे कर्म को पूछते हैं, लल्लन तिवारी को नहीं पूछते हैं। तो आप ये मानते हैं कि जिस तरह का वातावरण था वो नहीं था? नहीं था, बनाया गया, बस एक हाँ बनाया गया। अच्छा, सवाल यहाँ पर एक और है, क्या हम कभी माने कि आने वाले समय में जिस तरीके से आपने 75,000 बच्चों का जिक्र किया, उनके माता पिता आपके साथ में है, जाहिर सी बात है कि हर साल उनके साथ जुड़ना, मिलना, जुड़ना, क्या हम माने कि आगे चलकर लल्लन तिवारी भविष्य में राजनीतिक एक सफ़र तय करेंगे? जी नहीं, वो कभी नहीं। क्या हो गया कि जो हमारी विचार है, और जो विचार मतलब हमारा एक तरह से अलग टाइप का हो गया है, झूठ बोलना, गुमराह करना। नेता, देखिए नेता के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेतागिरी में बहुत कुछ करना पड़ता है जो हमसे अब नहीं हो पाएगा। मैं बैंक का चेयरमैन बना, उसमें ईमानदारी चाहिए था। पहले यूपी वाला कोई विश्वास नहीं करता था, कभी पैसा लिए भाग गए यूपी। मैंने उस विश्वास को जमाया और बैंक का चेयरमैन बना मराठी लोग का। फिर शिक्षा के क्षेत्र में आए, जहाँ झूठ और गाली गलौज, जब हम बिल्डिंग लाइन से इसमें आए तो भाषा तो जानते हैं आप, हाँ, भाई साइड पर कंस्ट्रक्शन लाइन में असद भाषा बोल देना, ये भाषा बोल देना। तो मैंने उसी दिन प्रण किया कि गाली गलौज की भाषा, अशब्द की भाषा, क्रोध की भाषा, इसका हम त्याग करेंगे और कोई हमको कितना भी चढ़ावे तो उसको कंट्रोल करना। ये सब मैं एक दिन भगवान के मंदिर में बैठ करके अपने अंदर की, जिस दिन हमारे मन में ये सब भावना आवे उस दिन मुझे यहाँ मत रखना। एक सेकंड में इस समय भारत की राजनीति में, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आपके विचार से कैसा है भारत का देश और कैसा, चूँकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, क्या आपके विचार हैं उसको जानना चाहता हूँ। इस समय भारतीय राजनीति में आपके हिसाब से कौन सा दल है जो राष्ट्रहित में, राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाने में अपना सही रूप से समर्पण कर रहा है? देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर मुझसे मत पूछिए, बराबर। सब हमारे मित्र आपके हिसाब से नहीं, उस क्वेश्चन वो मत पूछिए हमसे, और इसका आंसर भी मुझे मत दीजिए। ये सब आप लोग जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है कि नहीं ठीक है, हम कहाँ बोलते नहीं ठीक है, ठीक है। देखिए उनके विचार, उनके कुछ विचारों से मैं सहमत हूँ। वो आदमी कोई जादू छड़ी तो है नहीं कि एक दिन में सब विकास कर देंगे। जो आदमी अपने भाइयों को भी राजभवन तक नहीं ले गया, जो अपनी आदरणीय माता जी को भी प्रधानमंत्री निवास में नहीं ले गया, वो आदमी देश के लिए अच्छा तो होगा। यानी राहुल गांधी है ना, अच्छा मतलब अच्छा होगा। हर आदमी चाहता है कि भाई हम अच्छे पोस्ट पर पहुँचे तो अपने माता पिता भाई को ले जावे, लेकिन वो व्यक्ति आज तक नहीं ले गया।
और जहाँ उनकी माता जी रहती है वहाँ जाके मिल आते हैं, लेकिन कभी लेके नहीं गए प्रधानमंत्री निवास में। तो ये भी गए हैं लेकिन हाँ, इसमें गए थे, रेस्पॉन्स लेके गए थे माता जी को। लेकिन आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति ने सामाजिक त्याग करके और इनको इस तरह से अपने घर वालों को वहाँ तक इन्वॉल्व नहीं किया, परिवारवाद में नहीं है, तो वो आपको ठीक नहीं। हाँ, वो अच्छे लगते हैं इसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन आखिरी, एक संदेश आपकी तरफ से जो आपको लगता है कि हमारा समाज इस तरह से हो, वो आपकी इच्छा है, तो वो क्या? हालांकि आपने पूरा बताया कि हर साल आप विद्यालय खोलना चाहते हैं और समाज के प्रति अर्पण समर्पण सब बताया आपने। आखिरी क्वेश्चन ये है कि समाज को किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि समाज इस प्रकार से बने, वो कैसे? एक ही है कि हमारा जो समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, आज मुंबई शहर में संपन्न और हर बिजनेस में अग्रणी है। अब हमारी एक ही विचार है, हम लोग एकत्रित हों, अपना वजन, अपना सम्मान किस तरह मिले, हमको एकत्रित होकर के उसमें एक किसी को नेता बना करके काम करना चाहिए, ताकि हमारा मान सम्मान भी बना रहे और हमारी जो ताकत का दुरुपयोग होता है, आप भी करते, वो भी करते, वो भी करते हैं, हर पार्टी वाले करते हैं, तो उसका दुरुपयोग नहीं कर पावे, हमारा मान सम्मान हमेशा बना रहे, ऐसा हम लोग को एकत्रित होकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई, सारी बातों में एक बात तो स्पष्ट हुई कि एक व्यक्ति, जरा सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति जिसके पास शिक्षा का स्तर कम है, जिसने अपना ज्ञान अर्जन बहुत कम किया था, लेकिन कांदा पटाटा बेचते बेचते कंस्ट्रक्शन लाइन में अर्पण किया, उसके बाद शिक्षा जगत में जिस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया और यहाँ तक का सफ़र तय किया, उससे कई लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अगर वह चाहेंगे और वह ठान ले जीवन में कुछ करने का, तो वो लल्लन तिवारी बन सकते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। राजनीतिक कुछ सवाल हुए, लेकिन उसमें इतना महत्व नहीं था। महत्व ये था कि आखिर देश में और समाज में ऐसे लोग हैं जो 75,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा एक छत के नीचे, एक संस्था के नीचे दे रहे हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी अपने हिसाब से। धन्यवाद।